आज हम बात कर रहे हैं 9 जुलाई की देशव्यापी हड़ताल के बारे में। इसमें कई बड़े ट्रेड यूनियन शामिल हैं और बैंक यूनियन भी। हाँ बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है और ये सरकार की कुछ नीतियों के विरोध में है। सही। और साथ ही हम बैंक कर्मचारियों के अपने मसलों पर भी बात करेंगे। उनकी भी तो हड़तालें थी जो अभी टल गई हैं। हाँ, उन पर भी आएंगे। तो आज का मकसद है ये समझना कि ये जो बड़ी हड़ताल हो रही है इसके पीछे कारण क्या है और खास तौर पर बैंक कर्मचारियों के लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। हमारे पास कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हैं, यूनियन नेताओं के बयान भी हैं, कुछ इंटरव्यूज भी। हम तो 100 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन के हित की लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। ये मिस्टर नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए और यहाँ की सरकार को भी समझना चाहिए। अगर उन्होंने मजदूरों से पंगा लिया है तो फिर वो भुगते हैं इसको। हम तैयारी पे हैं। 9 जुलाई को पूरे देश में हड़ताल होगी और बिहार में बंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये 9 जुलाई की हड़ताल ये क्यों हो रही है? मुख्य मुद्दे क्या लग रहे हैं? देखिए, ये जो कॉल है ये कोई एक यूनियन का नहीं है। करीब 10 बड़े सेंट्रल ट्रेड यूनियन साथ आए हैं और इनका मुख्य विरोध, जैसा आपने कहा, केंद्र सरकार की नीतियों से। वो कह रहे हैं कि ये नीतियां मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। अच्छा। इसमें सबसे पहले जो बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है वो है 4 लेबर कोड्स का। हाँ, लेबर कोड्स। जी, यूनियनों का मानना है कि भाई इन पे ठीक से चर्चा नहीं हुई और इनसे मजदूरों के जो अधिकार हैं वो कमजोर हुए हैं। मतलब जैसे वर्कमैन की परिभाषा बदल दी, यूनियन बनाना, हड़ताल करना, इन सब में मुश्किलें बढ़ाई गई हैं, ऐसा उनका कहना है। और फिक्स टर्म या कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा निजीकरण का, वो तो हमेशा से रहता है। हाँ, वो तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी कंपनियां जिन्हें हम PSUs कहते हैं, जैसे बैंक हो गए, बीमा कंपनियां, रेलवे, कोयला, इनको बेचने का या इनमें हिस्सेदारी कम करने का विरोध है। और खास तौर पे बीमा सेक्टर में 100% FDI, मतलब पूरा विदेशी निवेश लाने की जो योजना है उसको लेकर भी चिंता है। 100% FDI बीमा में। जी, इसके अलावा आर्थिक नीतियों पर भी सवाल है। यूनियनों का आरोप है कि ये नीतियां कॉर्पोरेट्स को ज्यादा फायदा पहुंचा रही हैं। एक आंकड़ा आ रहा था कि देश के सिर्फ 3% लोग हैं जिनके पास करीब 70% संपत्ति है, मतलब असमानता बढ़ रही है। हाँ, ये आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और नौकरियां पैदा नहीं हो रही, जिसे जॉब लॉस ग्रोथ कहा जा रहा है। महंगाई एक मुद्दा है ही, और फिर मांगे हैं न्यूनतम वेतन की, करीब 26,000 रुपए महीना, और पुरानी पेंशन स्कीम यानी OPS की बहाली। यूनियनों को लगता है ये सब अनसुना किया जा रहा है। और सरकार से बातचीत की कमी का भी आरोप है शायद। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, जो एक बड़ा मंच होता है बातचीत का, वो कई सालों से हुई नहीं है। यूनियनों का कहना है कि उनसे सलाह मशवरा नहीं किया जाता। अच्छा, तो ये तो हो गए वो बड़े कारण जिनकी वजह से 9 जुलाई की हड़ताल हो रही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, बैंक कर्मचारियों के अपने भी तो मुद्दे हैं। उनकी भी तो हड़ताल होने वाली थी जो टल गई। हाँ बिल्कुल। बैंक यूनियनों का जो महासंघ है UFBU, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, उन्होंने मार्च 2025 में, इसी साल, 2 दिन की हड़ताल का कॉल दिया था। अच्छा। लेकिन वो बिल्कुल एन मौके पे लास्ट मिनट में स्थगित हो गई, मतलब टाल दी गई। अच्छा। दूसरी बड़ी मांग है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट की, मतलब बैंकों में जो पद खाली पड़े हैं उन पर भर्ती हो। एक अनुमान है कि करीब 2 लाख नौकरियों की जरूरत है अभी बैंकिंग सेक्टर में। तो यूनियन के दबाव के बाद IBA ने कहा था कि हाँ, इस पर बात करेंगे। 2 लाख है तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। फिर एक मुद्दा है आउटसोर्सिंग का। जो परमानेंट किस्म के काम हैं उन्हें बाहर की कंपनियों को न दिया जाए। इस पर फिलहाल कुछ रोक लगी है बातचीत के बाद। और एक और चीज थी PLI, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। इसमें सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए थे एक तरफा, उसका भी विरोध था। उसे भी अभी होल्ड पर रखा गया है। और सुरक्षा का भी मुद्दा था शायद, स्टाफ पर हमले वगैरह की खबरें आती रहती हैं। हाँ, वो भी एक अहम मुद्दा है। बैंकों में खासकर ब्रांच लेवल पर स्टाफ पर हमले बढ़े हैं, तो कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। इस पर अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यों को कुछ निर्देश भी दिए हैं सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो ये सारे मुद्दे थे जिनकी वजह से मार्च में हड़ताल होने वाली थी, लेकिन फिर IBA और सरकार से बातचीत के बाद उसे टाल दिया गया। जी। लेकिन ये जो बार-बार हड़तालें टल जाती हैं, इसका कर्मचारियों पर क्या असर होता होगा? क्या उनका भरोसा कम नहीं होता अपनी यूनियनों पर? खासकर जब 5 डे वीक जैसी मांग, जिस पर सहमति भी बन गई, वो भी पूरी नहीं हो रही। देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक कर्मचारियों में इसको लेकर काफी फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं एक संदेह भी है। जब बार बार ऐसा होता है कि हड़ताल का कॉल दिया जाता है, फिर IBA या सरकार से कोई आश्वासन मिलता है और हड़ताल टल जाती है, तो यूनियनों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठने लगते हैं।
कर्मचारियों को लगने लगता है कि क्या हमारी यूनियनें वाकई हमारे लिए लड़ रही हैं या कहीं वो मैनेजमेंट या सरकार के दबाव में तो नहीं आ जाती। 5 डे वीक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एग्रीमेंट हो गया पर लागू नहीं हो रहा। तो एक तरह से यूनियन की जवाबदेही पर सवाल उठ रहा है कि वो किसके प्रति जवाबदेह हैं, अपने सदस्यों के प्रति या फिर मैनेजमेंट और सरकार के प्रति। बिल्कुल, ये सवाल अब उठ रहा है। यूनियनें बेशक कहती हैं कि बातचीत में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है या कोई ब्रेक थ्रू मिला है, इसलिए टाला, लेकिन जमीन पर जब तक नतीजा नहीं दिखता, कर्मचारियों का सब्र आप समझ सकती हैं। हाँ, टूटता है जी, वो कहते हैं कि अगर ये देरी जारी रही तो हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे। इसी माहौल में एक और बात सुनने में आई कि कुछ यूनियनें अब कस्टमर सर्विस चार्ज कम करने की भी मांग कर रही हैं। ये कहां से आया? हाँ, ये एक नई डेवलपमेंट है। कुछ यूनियनें अब ये कह रही हैं कि ग्राहकों के लिए जो बैंक सर्विस चार्ज लगाते हैं उन्हें कम किया जाए। अच्छा, हाँ, तो ये क्यों? क्या ये कोई नई स्ट्रेटजी है? हो सकता है। शायद ये जनता का मतलब कस्टमर्स का सपोर्ट हासिल करने का एक तरीका हो कि देखिए हम सिर्फ अपने लिए नहीं आपके लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे शायद यूनियनों का जो मेन फोकस है, जो उनके कोर इश्यूज हैं जैसे 5 डे वीक, रिक्रूटमेंट, उनसे ध्यान भटक सकता है, क्योंकि सर्विस चार्ज तय करना वो तो असल में आरबीआई और बैंकों का काम है, वो यूनियनों का डायरेक्ट डोमेन नहीं है। तो ये एक डिबेट का मुद्दा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो बैंक कर्मचारी जो 9 जुलाई की हड़ताल में शामिल हो रहे हैं, वो एक तरह से दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ तो वो सरकार की बड़ी नीतियों जैसे लेबर कोड्स हैं, निजीकरण है, उनके खिलाफ बाकी यूनियनों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर की जो उनकी अपनी स्पेसिफिक मांगे हैं, जैसे 5 डे वीक, भर्ती, सुरक्षा, उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं जो सालों से लंबित हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो उनकी अपनी हड़तालों का बार बार टलना और मांगों का पूरा ना होना, ये स्थिति सिर्फ कर्मचारियों में निराशा ही नहीं पैदा कर रही है, बल्कि जैसा हमने बात की, ये सवाल भी खड़ा कर रही है कि यूनियन आखिर किसके हितों को प्राथमिकता दे रही है। क्या वो अपने सदस्यों के प्रति ज्यादा जवाबदेह हैं या फिर कहीं ना कहीं आईबीए और सरकार के समीकरणों में फंसी हैं? यही बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है और शायद यहीं पर हम आज की इस बातचीत को रोकते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये जो बड़े राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ आईबीए और सरकार के साथ ये जो जटिल बातचीत चल रही है, इसके बीच बैंक कर्मचारी ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी अपनी जो सालों से चली आ रही मांगे हैं वो न सिर्फ पूरी हों, बल्कि उनकी यूनियनें भी उनके हितों के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह बनी रहें? इस पर जरूर सोचिएगा।